नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तमाम बड़ी खबरें स्टूडियो से मैं आप तक पहुंचाऊंगी और सभी खबरों को विस्तार से पहुंचाएंगे मेरे सहयोगी दीपेश बरगले, जो कि न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन पहले बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। कोरोना को लेकर यह बड़ी खबर, भोपाल और इंदौर में कल से नाइट कर्फ्यू। महाराष्ट्र से आने वालों पर अब सख्ती की जाएगी, थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और एक सप्ताह के लिए जो लोग भी महाराष्ट्र से आएंगे उनको होम आइसोलेट किया जाएगा। कोरोना को लेकर सीएम शिवराज ने समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया, कल रात से भोपाल इंदौर में नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। 8 शहरों में 10 बजे के बाद बाजार बंद। अभी सिर्फ भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू, बाकी ऐसे भी शहर हैं 8 शहर जिनमें 10 बजे के बाद मार्केट नहीं खुलेगा। वो कौन से 8 शहर हैं बता दें आपको। जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, बैतूल, रतलाम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, खरगोन, ये वो 8 शहर हैं जिसमें 10 बजे तक ही बाजार खुलेगा। मार्केट 10 बजे तक खुला रहेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। इसके अलावा राजधानी भोपाल, मिनी मुंबई यानी कि इंदौर, इसमें कल से नाइट कर्फ्यू लगेगा क्योंकि सबसे ज्यादा केसेस यहीं बढ़ रहे थे और इसी को ध्यान में रखते हुए भोपाल और इंदौर में कल से नाइट कर्फ्यू। लेकिन मध्य प्रदेश में जो भी महाराष्ट्र से आएंगे उनकी थर्मल स्क्रीनिंग, आइसोलेशन पे उनको रखा जाएगा। शरद जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता। शरद, इंतजार था इसका कि भाई अब समीक्षा बैठक में क्या कुछ फैसला लिया जाता है। फैसला लिया गया, इसका अंदाजा भी लोगों को था कि भाई नाइट कर्फ्यू लग सकता है, ऐसा हुआ भी। इसके अलावा 8 शहर ऐसे हैं जिनमें 10 बजे के बाद मार्केट नहीं खुलेगा। लेकिन शरद, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि अब जो भी फैसले लिया गया, इसको जमीनी तौर पर कैसे इसको लोगों को समझाया जाएगा और जमीनी तौर पर इन फैसलों को दिखाया जाएगा ताकि जो आंकड़े बढ़ रहे हैं वो अब फिर से कम होना शुरू हो जाए। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि जो कोशिश है वो यही है कि ये जो रफ्तार बढ़ने लगी थी अचानक से कोरोना के मरीजों की, मध्य प्रदेश में हम बात करें, हालांकि पूरे देश में अचानक से जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है, तो वो दोबारा से ना बढ़ पाए उसको कंट्रोल कर रहे हैं। इसके लिए आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और उसमें ये फैसला लिया गया है कि जो नाइट कर्फ्यू है वो लगाया गया है। नाइट कर्फ्यू लगाने के पीछे का एक तर्क ये है कि एकदम से कर्फ्यू लगाने से एक तो लोगों को परेशानी हो जाती है, क्योंकि पिछली बार जब ये इम्पोज किए गए थे कर्फ्यू तो फिर हमने देखा था कि काफी लोगों को परेशानी। तो ये एक तरीके का संकेत है इस बात का कि अभी भी अगर लोगों ने सावधानी नहीं बरती तो फिर जो पुरानी स्थिति थी वो स्थिति भी लौट सकती है। तो एहतियातन अभी कदम रोकना चाहूंगी। न्यूज 18 मध्य प्रदेश के सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, अब नाइट कर्फ्यू लगेगा भोपाल और इंदौर में, बाकी 8 शहर ऐसे हैं जिसमें रात के 10 बजे के बाद मार्केट नहीं खुलेगा। पिछला साल भी आपको याद होगा, तो अब लगता है सबको सोचने समझने की जरूरत है कि ये यहीं तक सीमित रहे और इसके बाद आंकड़े कम हो जाए। बिल्कुल ठीक कह रही श्रद्धा, और इसके लिए सरकार से की तो जिम्मेदारी केवल गवर्न करने की, हम सारे लोग जिम्मेदार हैं। मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ या तमाम देश के वो लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने देखा है कोरोना की हालात, जिन्होंने देखा है लॉकडाउन, जो घरों में बंद रहे। उसके बावजूद अगर लोग इतने ज्यादा बेपरवाह हैं और इस स्थिति तक विस्फोटक हो जाए, आप लगभग डबल डिजिट में आंकड़े हर शहर में डेली मिलना शुरू हो गए। एमपी के संदर्भ में मैं बात करूं तो हैरत की बात है कि तो मजबूरी है गवर्नमेंट के पास और कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि लोग मानने को तैयार नहीं है। कई जगह मास्क बिना लगाए लोग मार्केट में इसी तरह घूम रहे हैं। तो मैं सुन रहा था, शरद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने एक तरह का उन्हें वार्न करने के लिहाज से नाइट कर्फ्यू शुरू किया है। अगर यही हालात रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है कि पहले वीकेंड का कर्फ्यू और उसके बाद वीकेंड का लॉकडाउन, और फिर हो सकता है कि उसके बाद लॉकडाउन। और वो बड़ा डराता है वो लॉकडाउन का पिछला साल कि लोग घरों में कैद थे और अर्थव्यवस्था पर तो खैर बहुत बुरा असर पड़ा था। इसके अलावा प्रवीण जी, ये 1 तारीख से स्कूल खुलने की बात, प्राइमरी स्कूल खुलने की भी बात हो रही थी 1 तारीख से, तो अब क्या सरकार उसको लेके भी सोचेगी कि अभी उसको रोका जाए? यदि कंट्रोल नहीं हुआ, अभी तो पूरा डिपेंड करेगा कि अभी आने वाले दिन में, चूंकि 1 तारीख में वक्त है, तो सरकार ये देखेगी कि क्या लोगों को तमीज आ गई या लोग कंट्रोल हुआ। क्योंकि कोरोना के मसले में अगर हम देखें तो सीधे सीधे पब्लिक जिम्मेदार है उसके लिए। गवर्नमेंट बहुत कम, गवर्नमेंट का रोल है, पब्लिक जिम्मेदार है। पब्लिक एहतियात नहीं बरतती, ऐसी संक्रामक वो है बीमारी जो तेजी से फैलती है, संपर्क में आने से फैलती है। इसकी एहतियात लोगों को पता है, हर जगह लोगों को कंठस्थ है कि क्या क्या एहतियात बरते जाने चाहिए। उसके बाद यदि लोग सतर्क नहीं है, लोग जागरूक नहीं है,
तो तय करेगी गवर्नमेंट कि क्या ये नाइट कर्फ्यू के बाद लोगों को उस तरह की तमीज आई, क्या मास्क और सैनिटाइजर या इन सब का यूज उन्हें पता हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग समझ आ गई। यदि आंकड़े नहीं बढ़े तो फिर कोई नया निर्णय होगा, नहीं तो अभी तक तो जो जैसा चल रहा है, यदि कंट्रोल में हो गया तो जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। एक और बात जो आप बार बार कह रहे हैं कि लोगों को तमीज नहीं है, ये बहुत जरूरी इसलिए भी है क्योंकि सरकार हर किसी का हाथ पकड़कर नहीं लेकर जाएगी, हर किसी को हाथ पकड़कर नहीं सिखाएगी। ये अब मुझे लगता है कोरोना बहुत, ये सारी चीजें आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो जानी चाहिए, चाहे वो मास्क की बात हो या सैनिटाइजेशन या डिस्टेंसिंग। लोग इसको भूलते जा रहे थे और वैक्सीनेशन आने के बाद तो ऐसा हुआ था प्रवीण जी कि लोगों को लगा कि अब तो कोरोना गया, और शायद उसका नतीजा देखने को भी मिला है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और वैक्सीनेशन को लेकर भी उस तरह का रुझान लोगों के मन में नहीं है जैसा होना चाहिए। जो जिन लोगों ने वो लॉकडाउन की त्रासदी देखी है, अपनी एक तरह से घर में कैद होने वाला तनाव झेला है, वो लोग भी बहुत ज्यादा जागरूक वैक्सीनेशन को लेके अभी उस तरह से तो नहीं है। हालांकि ये ठीक है कि संतोषजनक है वैक्सीनेशन के नंबर, लेकिन फिर भी आप देखिए कि एक दिन में अगर 530 या 550 या 600 या 1500 के आसपास अगर पहुंचने लगे आंकड़ा स्टेट का कि कोरोना पॉजिटिव मिलने का, तो गवर्नमेंट के पास और कोई चारा नहीं बच जाता है। तो मुझे लगता है कि एक वानगी उन्होंने दिखाई है नाइट कर्फ्यू के जरिए सरकार ने इंदौर और भोपाल में। और जैसा शरद बता रहा है कि कुछ शहरों में रात 10 बजे के बाद का छोड़ दिया कि रात 10 बजे के बाद मार्केट बंद हो जाएगा, कर्फ्यू भले ही नहीं रहे। तो ये वानगी है, और अगर अब भी नहीं सुधरे लोग तो फिर एक बार फिर कोई बड़ी बात नहीं है कि ये किश्तों में जो है वो लॉकडाउन की तरफ बढ़ सकती है सरकार। जी प्रवीण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और शरद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, अभी यही बात प्रवीण जी से भी हो रही थी कि अभी तो ये नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन अगर इसके बाद भी लोग नहीं समझे कि आपको कोरोना की तमाम गाइडलाइंस का पालन करना है, तो फिर हो सकता है कि सरकार कुछ और ठोस कदम उठाए। हालांकि कोई नहीं चाहेगा कि वो ठोस कदम उठे, लेकिन उसके बावजूद भी लापरवाहियां बदस्तूर जारी है। एक चीज और शरद, वैक्सीनेशन की जब से बात आई, इंदौर अव्वल है वैक्सीनेशन के मामले में मध्य प्रदेश में, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में एक डर सा खत्म हो गया कोरोना का, या फिर लोग भूल गए कि कोरोना अभी है, गया नहीं है। वैक्सीनेशन आने पर ही वो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला घूमने लगे। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि लोगों ने इसको लाटली लेना शुरू कर दिया। यही वजह है कि एक तो मरीजों की संख्या बढ़ी और फिर सरकार को एहतियातन ये कदम उठाना पड़ा है। देखिए, वैक्सीनेशन होना शुरू हो गया है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं जिनसे हमने बातचीत की है, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने कहा है कि इस वैक्सीनेशन के भी अपने चरण हैं। लोग इस बात को लेकर संतुष्ट ना हो जाएं कि बल्कि उन लोगों के लिए भी जिन्होंने वैक्सीनेशन का पहला डोज ले लिया है, उन्हें भी एहतियात की जरूरत है जब तक कि उनको दूसरा डोज न लग जाए। क्योंकि ये जो एक्सपर्ट्स हैं जिनसे हमने बातचीत की, उन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन की एक प्रक्रिया है। पहला डोज मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को आज लगता है तो फिर उसके 28 दिन बाद दूसरा डोज लगना है। उस 28 दिन के एक हफ्ते बाद से एंटीबॉडी जो है बनने शुरू होते हैं। साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा था कि दवाई भी और कड़ाई भी, इसका ख्याल जरूर रखना है। ये ना सोचें कि अब दवाई आ गई या वैक्सीनेशन की एक डोज लग गई तो फिर आप जैसे चाहें वैसे रह सकते हैं। कोरोना इतनी खतरनाक बीमारी थी, और मैं बार बार कह रही हूँ, वो पूरा साल कोई नहीं भूल सकता कि आप कैसे घरों में कैद, घर से बाहर नहीं निकलना, एक मन में खौफ अजीब सा, और वो हुआ था, वो सबने देखा था। उसके बावजूद अगर हम लोग भूल जाए, आप सिर्फ सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। आप अपनी क्या जिम्मेदारी निभा रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। शरद, फिर आऊंगी, विकास भी जुड़ चुके हैं। विकास, इंदौर में भी अब नाइट कर्फ्यू, और अब ये जरूरी है क्योंकि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, इंदौर में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं पहले से ये कयास लगाए जा रहे थे कि नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है या दिन में भी कुछ ना कुछ सख्ती की जा सकती है। हालांकि जिस प्रकार से संक्रमण की जो जद देखी गई वो लगातार यहाँ पे बढ़ता चला गया। हालांकि शुरुआत से ही संक्रमण की भयावहता इंदौर में देखने को मिली थी। श्रद्धा, हालांकि जब शुरुआती वक्त की अगर बात कर ली जाए तो पहले जहाँ चिकित्सक जो थे उनको कहीं ना कहीं जो आम जनता थी उनकी तरफ से मदद भी बहुत ज़्यादा नहीं मिली थी, लेकिन प्रशासन ने सख्ती दिखाई। शुरुआती वक्त से ही लगातार यहाँ पे प्रशासन इस प्रकार से चीज़ें करता रहा कि जो लोग हैं, संक्रमण जो है, लोगों पर संक्रमण की कहीं ना कहीं जद ज़्यादा ना पहुँचे। यही वजह थी कि एक बार जब रफ्तार जो थी वो कम हुई थी संक्रमण की, लेकिन उसके बाद अब अचानक से फिर से संक्रमण लगातार बढ़ता चला जा रहा है। लोगों के लिए मुसीबत बढ़ती चली जा रही है। यही वजह है
कि आज ये तय कर दिया गया है कि इंदौर और भोपाल में फिर से नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। बिल्कुल, और अब देखना होगा कि क्या इस नाइट कर्फ्यू लगने के बाद जो आंकड़े हैं जो बढ़ रहे हैं रोजाना, उनमें कमी आती है या फिर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। विकास आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और बड़ी खबर, मानक अग्रवाल ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा है। निष्कासन के बाद सोनिया गांधी को लिखा पत्र में मानक अग्रवाल ने लिखा, इमरती देवी को आइटम कहा था, इस पर राहुल जी ने माफी की बात भी की थी। मैंने भी इसी बात को लेकर कहा था, मैं एआईसीसी का मेंबर हूं, इसके बावजूद भी मेरे ऊपर कार्रवाई की गई। इनके पास कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। इस मामले में मुझे मार्गदर्शन दें और उचित कार्रवाई करें। बाबूलाल चौरसिया को कांग्रेस से हटाने की मांग की थी। तो अब मानक अग्रवाल ने निष्कासन के बाद सोनिया गांधी को पत्र लिखा है और कहा है कमलनाथ के उस बयान पर जिस बयान में उन्होंने इमरती देवी को आइटम कहा था, और कहा कि राहुल गांधी ने भी इस पर माफी की बात कही थी, मैंने भी कहा था, और मैं एआईसीसी का मेंबर हूं, इसके बावजूद मेरे ऊपर कार्रवाई की गई। आपको बता दें, बाबूलाल चौरसिया के बारे में भी कहा, बाबूलाल चौरसिया को कांग्रेस से हटाने की भी मांग मानक अग्रवाल ने की थी। ये पत्र में ये सारी चीजें लिखी हैं मानक अग्रवाल ने कांग्रेस से निष्कासन के बाद। सोनिया गांधी से कहा है मेरा मार्गदर्शन करें, तमाम पॉइंट्स उन्होंने लिखे हैं। कमलनाथ के आइटम वाले बयान का जिक्र उन्होंने इस पे किया है। मनोज हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मनोज, अब मानक अग्रवाल ने सोनिया गांधी को खत लिखा है और काफी बातें कही हैं, सीधे सीधे कमलनाथ के उस आइटम वाले बयान का जिक्र किया है, और इस तरीके से उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये कहीं भेदभाव तो नहीं कि क्योंकि मैं एआईसीसी का मेंबर हूं, इसके बावजूद मेरे पर कार्रवाई की गई और वहां कोई कार्रवाई नहीं की गई। जी बिल्कुल, कल जिस तरीके से पीसीसी के द्वारा निष्कासन की कार्रवाई 6 साल के लिए की गई थी, वो प्राथमिक सदस्यता को लेकर की गई थी। हालांकि इस बात को लेकर लगातार मानक अग्रवाल ये दावा कर रहे हैं कि वो एआईसीसी के मेंबर है। उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है सोनिया गांधी को, उसमें इस बात का जिक्र भी उन्होंने किया है कि वो 25 साल से मेंबर हैं, और उसके बावजूद जो है जो कार्रवाई पीसीसी के द्वारा की गई है, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा की गई है, वो कार्रवाई का अधिकार उस कमेटी को नहीं है, उस अनुशासन समिति को नहीं है। हालांकि इसके पीछे पीसीसी की तरफ से भी कई तर्क सामने आए थे। उनका ये कहना था कि जो प्राथमिक सदस्यता है उस पर कार्रवाई का अधिकार पीसीसी का होता है। अनुशासन समिति में ये मामला गया था, उसके बाद ये कार्रवाई की गई, लेकिन यहाँ पर मानक अग्रवाल उसी बात को लेकर अड़े हुए, और यही कारण था कि मानक अग्रवाल को जब कल उन पर कार्रवाई की तो उन्होंने आज 24 घंटे के अंदर उन्होंने सोनिया गांधी को ये चिट्ठी लिखी, और उन्होंने जिक्र किया है कि कमलनाथ को लेकर राहुल गांधी ने उस बयान पर माफ़ी मांगने की बात की थी, उस बात को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया था। इसके बाद जो गोडसे समर्थक जो नेता है जिसको कांग्रेस में शामिल किया गया है, उसको हटाने की मांग की गई थी उनके द्वारा, उसको लेकर उन्होंने बयान दिया था, चिट्ठी लिखी थी, तमाम तरीके के सोशल मीडिया पे उन्होंने जिक्र किया था उस बात का, लेकिन उसके बावजूद भी उन पर इस तरीके की कार्रवाई की गई है। और उन्होंने न्यूज़ 18 पर इस बात का भी जिक्र किया है कि कमलनाथ पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर नहीं, क्योंकि वो एआईसीसी के मेंबर हैं। और उन्होंने एक तरीके से इस पूरे मामले को देखने के लिए अब देखना होगा कि सोनिया गांधी इस पत्र का क्या जवाब देती है, या फिर इस पत्र के बाद अगला कदम उनका क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज, तमाम जानकारी देने के लिए। और धार से इस वक्त की बड़ी खबर, टोल प्लाजा पर कांग्रेस नेत्री की दादागिरी देखने को मिली है। सुनीता प्रजापति की दादागिरी, बिना टोल चुकाए निकली कार, बैरियर को खुद अपने हाथों से हटाया। इंदौर के मेठवाड़ा टोल प्लाजा की घटना, लेकिन घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। धार से बड़ी खबर, कांग्रेस नेत्री हैं ये, लेकिन इनकी दादागिरी देखिए। सुनीता प्रजापति की बिना टोल का पैसा चुकाए कार निकली, और कार बैरियर को अपने हाथ से हटाया और कार निकालकर वहां से चल दी। लेकिन वहां पर सीसीटीवी भी था जिसमें ये पूरी हरकत कांग्रेस नेत्री की कैद हुई है। दादागिरी कांग्रेस नेत्री की। नवीन हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। नवीन, कांग्रेस नेत्री की दादागिरी देखने को मिली है टोल पर। जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये पूरा मामला जो है मेठवाड़ा टोल प्लाजा का है, जहाँ पर एक धार की कांग्रेस नेत्री की जो है वो दादागिरी देखने को मिली है। और ये पूरे मामले में जो है
अभी जो है बेटमा पुलिस जो है वो जांच में भी जुटी हुई है। दरअसल मामला कुछ इस प्रकार होता है कि कांग्रेस नेत्री जो है मेठवाड़ा टोल प्लाजा से जो गुजरती है, इस दौरान जो है टोल कर्मी जब उनसे टोल के लिए बोलते हैं, टोल चुकाने के लिए, तब वो टोल चुकाने से मना कर देती है और खुद ही गाड़ी में से उतरती है और टोल के ऊपर लगे बैरियर को अपने हाथों से हटाकर वो गाड़ी निकाल कर ले जाती है। ये पूरी घटना जो है सीसीटीवी में भी कैद हुई है। वहीं टोल कर्मियों का कहना है कि इस मामले की जो है वो बेटमा थाने को शिकायत करेंगे और वहीं इस पूरे मामले में जो है कांग्रेस नेत्री अभी फुज्जी बोलने से बच रही है। हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश करी, लेकिन वे लगातार बाहर होने की बात बोलकर और जो है चलिए आप देखना है सभी कांग्रेस नेत्री से जब बात होगी तो अपना फिर वो क्या है इस पर अपनी सफाई पेश करती है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और रीवा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, स्कूल शिक्षा विभाग में करोड़ों का घोटाला हुआ है। 4 करोड़ का बंदरबाट का खुलासा। शिक्षकों के वेतन, एरियर में भ्रष्टाचार, अन्य भुगतान में घोटाला आया सामने। लिपिक सहित 2 कर्मचारी निलंबित। चेक के जरिए की गई करोड़ों की हेरफेर, फर्जी खातों में ट्रांसफर की गई राशि। तो रीवा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, स्कूल शिक्षा विभाग में करोड़ों का घोटाला, 4 करोड़ रुपए के बंदरबाट का यहां खुलासा हुआ है। शिक्षकों के वेतन, एरियर में भ्रष्टाचार, अन्य भुगतान में घोटाला आया सामने। लिपिक सहित 2 कर्मचारी निलंबित। चेक के जरिए की गई करोड़ों की हेराफेरी और फर्जी खातों में ये राशि ट्रांसफर की गई है। और चलिए रुख करेंगे न्यूज रूम का। दीपेश मौजूद है वहां। दीपेश, ओवर टू यू। शुक्रिया श्रद्धा। और अब बात कर लेते हैं बैंकों की हड़ताल की। तो सार्वजनिक क्षेत्रों की बैंकों के 2 दिवसीय हड़ताल का आज दूसरा दिन है और आज भी लगातार प्रदर्शन देखने को मिला है। पूरे प्रदेश में कई क्षेत्रों में प्रदर्शन की स्थितियां निर्मित हुई है और तस्वीरें इस तरह की निकलकर सामने आई हैं जो शायद चौंकाती भी है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर्स की बैंकें इस तरह से प्रदर्शन देखने को कभी मिलता नहीं है। लेकिन जिस तरह से निजीकरण का विरोध उनके द्वारा किया जा रहा है, उसके बाद अब आम प्रदर्शन की तरह ये प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। हड़ताल के पहले दिन बैंकिंग कामकाज पूरी तरह प्रभावित हुआ। हड़ताल के चलते सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में नकदी निकासी, जमा चेक संशोधन और कारोबारी लेन देन प्रभावित हुआ है। लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। मध्य प्रदेश में करोड़ों का व्यापार प्रभावित हुआ है। हड़ताल की 4 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इंदौर, जबलपुर, शाजापुर और हरदा में हड़ताल की तस्वीरें, जहां बैंक कर्मचारी आज हड़ताल करते, प्रदर्शन करते, नारेबाजी करते, बाइक रैली निकालते नजर आए। भी निकलकर सामने आई है, जहां पर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा प्रदर्शन किया गया है। अपनी कई मांगों को लेकर वे आज प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। बताया ये जा रहा है कि प्रदर्शन किया और इसके अलावा आधारताल चौराहे पर उन्होंने गिरफ्तारी भी दी है। आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट का घेराव करने के लिए ये छात्र जा रखे थे। कृषि विश्वविद्यालय के ये छात्र हैं, तभी ये गिरफ्तारी हुई है। यह ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी की परीक्षा में हुए घोटाले का विरोध कर रहे हैं। छात्रों की मांग थी कि पूर्व में हुई परीक्षाओं को रद्द किया जाए। साथ ही उन्होंने कमेटी बनाकर पूरे घोटाले की जाँच करने की मांग की है। इधर ग्वालियर और इंदौर में भी छात्रों ने प्रदर्शन किया है। अब बात करते हैं व्यावसायिक राजधानी इंदौर की। तो वहां पर कोरोना काल के बाद अब प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने की तैयारी है। तो अब थोड़ा सावधान और सतर्क आपको भी होना होगा और थोड़ा सा मजबूत भी होगा। कोरोना काल के बाद अब वहां पर प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने वाले हैं। नए वित्तीय वर्ष से संपत्ति की खरीदी बिक्री की शासकीय गाइडलाइन दर में बढ़ोतरी की जा रही है। नई गाइडलाइन के मुताबिक शहर में 5 से 25% तक दर बढ़ाई जा रही है, जबकि 2 साल पहले कमलनाथ सरकार के समय
20% की कटौती की गई थी। रियल एस्टेट सेक्टर को मंदी से उबारने के लिए शिवराज सरकार द्वारा ये नई गाइडलाइन बनाई गई है और नई गाइडलाइन के मुताबिक यदि बढ़ोतरी लागू होती है तो इससे सरकार को अकेले इंदौर जिले से 200 करोड़ का अतिरिक्त पंजीयन शुल्क मिलेगा। कलेक्टर की माने तो 17 मार्च शाम 5:30 बजे तक आम लोगों से दावे और आपत्तियां मंगाई गई हैं और इन्हीं दावे आपत्तियों के बाद संशोधित गाइडलाइन का प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन समिति को भेजा जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारी सहयोगी श्रद्धा हमारे साथ मौजूद थी। श्रद्धा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।